अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बोझ बन चुका है, अमरीकी सदर के गले की हड्डी बन चुका है। अब व्हाइट हाउस, अमरीकी सदारती महल में ये बातें शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू जिस तरह बिहेव कर रहा है, उसको एक मैड मैन के तौर पे व्हाइट हाउस में जो है वो उसके हवाले से बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सीरिया पर, शाम पर जिस तरह इसराइल ने बमबारी की और उससे कबल जून के महीने में ईरान पर जिस तरह बमबारी की गई, सदर ट्रंप का वो ख्वाब कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिले, उसमें सबसे बड़ी रुकावट अब सदारती महल जो कि अमेरिका का है, वहां पर ये बातें हो रही हैं कि नेतन्याहू उसमें सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी, खबर रसा इदारा है एक्सियोस, उसने एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। बाकायदा 6 से जायद जो व्हाइट हाउस के जराए हैं उनसे बात की गई है और इस रिपोर्ट में दोस्तों तफसील से बयान किया गया है कि बीबी यानी कि नेतन्याहू पागल हो चुका है। वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और वो आए रोज कहीं ना कहीं बमबारी करता है, धमाके करता है और अपनी जो फौज है, इसराइली फौज, उसको लोगों पर, निहत्ते लोगों पर छोड़ देता है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो कह लीजिए गजा में चर्च पर हमला हुआ, चर्च पर बाकायदा इसराइल की जानिब से हमला किया गया, उसके बाद कहिए वो रेड लाइन जो थी वो तो क्रॉस हो गई। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे मुसलमानों की जो इबादत गाहें थी उनको निशाना बनाया जाता था, तो अमेरिका में बैठे हुए जो ईसाई हैं उनको तकलीफ नहीं होती थी, उन्हें दुख नहीं होता था कि यहूदी इसराइल के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब गजा के अंदर चर्च को निशाना बनाया गया तो पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हिल कर रह गई। दोस्तों, वो अमरीकी सफीर जो कि इसराइली वजीर आजम के साथ अदालतों के चक्कर लगाया करता था, बाकायदा इसराइली वजीर आजम पर जो करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं उनकी जब भी समात होती थी, इसराइल का वजीर जो अमेरिका का सफीर है जो कि इसराइल में है, वो बीबी के साथ यानी इसराइली वजीर आजम के साथ अदालत में यकजहती के लिए जाता था। लेकिन दोस्तों, अब उसका सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया है। बाकायदा उसने जो चर्च पे हमला किया गया उसको दहशतगर्दी कहा। देखिए, जब ये यहूदी और ये इसराइली जब मुसलमानों की इबादत गाहों पे हमले करते हैं फलस्तीन में, गजा में, उस वक्त इनको ये दहशतगर्दी जो है वो नहीं कहते। लेकिन जब चर्च पे हमला किया गया तो जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए ईसाई थे, व्हाइट हाउस में बैठे हुए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने दोस्तों कह लीजिए कि इसको दहशतगर्दी कहना शुरू कर दिया। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसके हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकायतें लगाई जा रही हैं। पहले ईरान पे जब हमला किया गया तो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने बयान दे दिया था कि इसमें जो अमेरिका है उसका हाथ नहीं है, ये इसराइल का यूनिलेटरल हमला है, यानी इसराइल ने खुद से हमला किया है। फिर जब शाम पर बमबारी की गई, 16 जुलाई को शाम पर बमबारी की गई, उस वक्त भी जो मार्को रूबियो थे, जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया। उन्होंने कहा इससे हमारा ताल्लुक यानी अमेरिका का ताल्लुक नहीं है। अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है व्हाइट हाउस के अंदर, दुनिया को यह तासुर दिया जा रहा है, खास तौर पे उन जो मिडिल ईस्ट के अलाइज हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनको यह तासुर दिया जा रहा है कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो अपने ईमा पर कर रहा है। नेतन्याहू जहां भी जाके हमले करता है, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, चाहे ईरान हो, वो अपनी मर्जी से करता है, उसके पीछे हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। अब क्या ये धोखा है, क्या ये डबल गेम है, या क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाली खेल खेला जा रहा है कि अमेरिका कहे हम तो अच्छा बनेंगे दुनिया के सामने, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके सामने, यूरोपीय ममालिक के सामने, अरब मुल्कों के सामने हम अपने आप को अच्छा बना के पेश करेंगे कि देखो हम तो जंग के हक में नहीं है, लेकिन ये नेतन्याहू जो है बैड कॉप है, ये जो है वो पागल हो चुका है, ही इज अ बैड मैड मैन, लिहाजा वो जाके हमले कर देता है। अब सीरिया में जो कुछ हुआ, सीरिया में जिस तरह एक बड़ी जंग छेड़ी है इसराइल ने, जब बमबारी की गई दमस्कस में, बाकायदा जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसको निशाना बनाया गया, उसको बम से उड़ाया गया। उससे एक रोज कबल यानी कि 15 जो है वो जुलाई को, 16 जुलाई को हमला किया गया, 15 जुलाई को जो कॉन्वॉय था सीरियन आर्मी का, वो जा रहा था सऊदा के इलाके में। सऊदा में जब 2 हफ्ते कबल इतवार वाले दिन वहां पर फसादात शुरू हो गए थे, द्रूज कबाइल और जो बदोई हैं उनके दरमियान, जो सीरियन फोर्सेस थी वो वहां पे अमन बहाल करवाने के लिए जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इसराइल ने उस कॉन्वॉय पे हमला कर दिया। उसके बाद
अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हलचल जो है वो मची कि आखिर ये करने क्या जा रहा है। और उसके अगले रोज जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी वहां पर हमला कर दिया गया। जो व्हाइट हाउस में जराए हैं वो जो दावा कर रहे हैं, अमेरिकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको जो जराए से खबरें दे रहे हैं, उनके मुताबिक दो जो एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक स्टीव विटकॉफ है। स्टीव विटकॉफ जो है वो मिडिल ईस्ट के एडवाइजर हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइसेस देते हैं, मशवरे देते हैं। और एक और जो एडवाइजर हैं वो एनवॉय है सीरिया के, जो कि सफीर है, एम्बेसडर है तुर्की में, टॉम बैराक। ये दोनों जो है वो शिकायतें लगा रहे हैं नेतन्याहू की, डोनाल्ड ट्रंप से, कि इसको संभाला जाए, इसको लगाम डाली जाए। लेकिन नेतन्याहू दोस्तों किसी के काबू में नहीं आ रहा। बजाहिर अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को यह लगता है कि नेतन्याहू अमेरिका के हाथों से निकल चुका है। वो अमेरिका जो इसराइल को लेकर चलता था, उसको सपोर्ट करता था, उसकी बैकिंग करता था, अब नेतन्याहू और जो इसराइल की इंटेलिजेंस है वो अमेरिका के हाथों से निकल चुकी है और वो अमेरिका से बाला बाला ये कार्रवाइयां कर रही हैं। अगर आपको ईरान वाला एपिसोड याद हो, ईरान पे क्या हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप था वो डेडलाइन दे रहा था, वो कह रहा था 2 हफ्तों में फैसला करूंगा कि ईरान के खिलाफ मैंने कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने बंकर बस्टर जो जेट्स थे उनको भेजा ईरान में, और 3 उनकी जो साइट्स थी, न्यूक्लियर साइट्स, उन पर हमला कर दिया गया बंकर बस्टर बमों के जरिए। तो अब जो कह लीजिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बजाहिर नजर आ रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है नेतन्याहू के साथ। उनकी ये कैलकुलेशन है कि नेतन्याहू पे जो सीरिया में कार्रवाई की गई दबाव था, डोमेस्टिक दबाव था, जो कि द्रूज कबाइल है, जो कि बॉर्डर है कह लीजिए सौदा और इसराइल का, वहां पे जो बसते हैं, जो कि इसराइल की साइड पे द्रूज कबाइल है, वो ये दबाव डाल रहे थे कि हमारे जो भाई शाम के अंदर मौजूद हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्रवाई की जाए। साथ साथ नेतन्याहू पर सियासी दबाव है, उसकी हुकूमत को खतरा लाक हो गया है, उसकी मेजॉरिटी जो है वो किसी भी वक्त लूज कर सकता है। उसके बाद एक और जो फ्रंट है वो अदालतों का फ्रंट है, जहां पे नेतन्याहू को दोस्तों कार्रवाई का सामना है, बाकायदा ट्रायल का सामना है। लिहाजा जो नेतन्याहू है वो इस तरह की कार्रवाइयां करके मिडिल ईस्ट के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहा है। जब सीरिया पे हमला किया गया तो तुर्की और जो सऊदी अरब है, क्योंकि जो मैं आपको बताता रहा हूं वीडियोस में, शाम के अंदर जो जुलानी को लाया गया था उसके पीछे अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन थी, रजब तैयब एर्दोगान, और सऊदिया के जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी आशीर्वाद हासिल थी कि जुलानी को लाया जाए, ये हमारा काम करेगा, ये हमारे काम निकालेगा। लेकिन अब जुलानी की हुकूमत को डीस्टेबलाइज करने के लिए इसराइल ने कमर कस ली है। दोस्तों, इसराइल का वजीर दिफा जो कार्ड्स है वो क्या कह रहा है, वो बयान दे रहा है कि जो जुलानी है वो दहशतगर्द है, जुलानी अलकायदा का अलाई है और जुलानी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? उसकी वजह ये बताता है इसराइल का वजीर दिफा कि जो जुलानी है, अगर उसने द्रूज पे हमला कर दिया है, यानी द्रूज जो कबाइल है वहां पे हमला कर दिया है साउथ सीरिया में, तो ये इसराइल पे भी हमला कर सकता है। अब जो इसराइल है उसने इसको मिलिटराइज जोन डिक्लेयर कर दिया है द्रूज के इलाकों को, और खबरें ये आ रही हैं उन इलाकों से, साउथ सीरिया से, कि वहां से जो द्रूज कबाइल है वो गैर जो कह लीजिए कि उनके कह लीजिए रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, उनकी कास्ट से, उनके कबीले से, उनके ट्राइब से ताल्लुक नहीं रखते, उनको वहां से निकाल रहे हैं। अब इसराइल का जो ग्रेटर प्लान है सीरिया को लेके वो क्या है? वो ये है कि सीरिया को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्सा द्रूज को देना है, एक हिस्सा कुर्द्स को देना है और एक हिस्सा सुन्नियों को देना है, और इसको इकट्ठा होने नहीं देना। यानी ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनकी खाना जंगी होगी, और जो सीरिया है वो डीस्टेबलाइज रहेगा, ताकि जो इसराइल है उसकी गिरफ्त मजबूत रहेगी। यानी वो इसराइल पे डिपेंडेंट रहेगा, इसराइल उसको कंट्रोल कर सकेगा और इसराइल अपने तरीके से सीरिया को चला सकेगा। अब इस सारे खेल में जो जुलानी है दोस्तों, उसकी पोजीशन बहुत कमजोर हुई है। जुलानी के जो जंगजू थे, मिलिटेंट्स थे, उसके अंदर भी जुलानी का जो इमेज था वो शैटर हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है, और जो जुलानी को लेकर आए थे वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जो जुलानी की गिरफ्त है वो बहुत कमजोर हो गई है और जुलानी जो है शायद ज्यादा देर अपना इक्तदार बरकरार ना रख सके। इसराइल भी चाहता है कि जुलानी को फारिग कर दिया जाए। अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से सोचेगी, उनको भी सेकंड थॉट आएगी कि आया जुलानी जो सीरिया है उसको इंटैक्ट रख भी सकता है या नहीं रख सकता, क्योंकि दोबारा अगर बशार अल असद के जो कह लीजिए अलाइज है
वो दोबारा आ जाते हैं और वो डिस्टेबलाइज करते हैं और दोबारा बशार अल असद के लिए जगह बनती है, तो फिर जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे बशार अल असद की वापसी हो। अगर बशार अल असद की वापसी होती है, इसका मतलब सीरिया में ईरान और जो रशिया है उसका इन्फ्लुएंस भी दोबारा आ जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।